नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव। आज का एजेंडा देख रहे हैं आप। बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हर कोने की बात करते हैं, आज भी करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं लखनऊ से अजीत सिंह, देहरादून से दीपांकर भट्ट, कानपुर से अमित गंजू, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव और वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी। इन सभी से हम आज के एजेंडा की खबरों की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। अजीत सिंह हमारे साथ हैं, वहां से सीधा कनेक्ट है। अजीत, सूबे की राजधानी में क्या खास होने वाला है आज? बिल्कुल राजेंद्र, अगर आप उत्तर प्रदेश राजधानी की बात करें, खासकर लखनऊ की बात करें, तो जो सबसे मुख्य खबर इस समय उत्तर प्रदेश में हो राम मंदिर का मुद्दा है। लगातार राम मंदिर का मुद्दा गर्माता जा रहा है। और अब इकबाल अंसारी के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 25 नवंबर तक अयोध्या छोड़ देंगे, जिसके बाद कल सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अयोध्या में सुन्नी नाम मात्र के सिया की संख्या ज़्यादा। उसके बाद देर रात काफी उस पर हंगामा हुआ और इकबाल अंसारी की तरफ से पलटवार किया गया और कहा गया कि गणना करा ले, सरकार यहाँ सिया कम और सुन्नी ज़्यादा है। यानी 25 नवंबर की तारीख ज्यों ज्यों नज़दीक आ रही है वैसे वैसे अयोध्या का माहौल गर्म हो रहा है। लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती नजर आ रही है। और विश्व हिंदू परिषद RSS ये अपनी जो कार्य योजना है उसको बनाने में तैयार है। हालांकि सरकार ने जरूर अधिकारियों को सचेत किया है कि आखिर कैसे होगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है राजेंद्र राजधानी लखनऊ से, वो है धान खरीद की। कल हमने पूरे दिन न्यूज 18 ने दर्शकों को दिखाया भी कि आखिर धान खरीद में कैसे गड़बड़ी है। उस पर मुख्यमंत्री ने देर रात हमारी खबर का संज्ञान लिया और 7:30 से 10:30 यानी 3 घंटे की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें उन्होंने 6 से अधिक जिलाधिकारियों को फटकार लगाई है। 2 खाद्य रसद अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया और कहा है कि आज 24 घंटे के अंदर पूरे प्रदेश की रिपोर्ट दी जाए कि क्यों धान खरीद नहीं हो रही, आखिर अन्नदाता क्यों परेशान है और किसानों के साथ लापरवाही बरतने वाले अफसरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा तीसरी जो खबर होगी राजेंद्र राजधानी से, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज लखनऊ में होंगी। इसके अलावा उत्तराखंड महोत्सव की आज शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें होंगी जो राजधानी में आज सुर्खियां बनेंगी और जिसको अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिर इन खबरों में क्या अपडेट है और किस तरीके से सरकार काम कर रही है, किन अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और किन किन विभागों में मुख्यमंत्री को नजरअंदाज करके लिस्ट जारी की गई थी जिसे मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिया। ठीक है अजीत, अभी वापस आपके पास आएंगे तो इन खबरों पर और तफसील से बात करेंगे, इसको और ड्रिल करेंगे। लेकिन फिलहाल चलते हैं दीपांकर के पास, देहरादून। दीपांकर, सुबह से आप दर्शकों को बता रहे हैं, हम सभी बता रहे हैं कि आज वहां पर निकाय चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है, तो जाहिर सी बात है रोड शो की बात है और प्रचार के आखिरी दिन पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने की और वोटर्स को मैसेज देने की बात है। इसके अलावा क्या खास होने वाला है? बिल्कुल राजेंद्र, ये तो रहेगा कि प्रचार आज दिन भर रहेगा। इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। एक खबर ये रहेगी क्योंकि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का रोड शो देहरादून में होना है और प्रीतम सिंह उत्तरकाशी और चिन्याली सड़क में बैठक करेंगे। इसके अलावा दूसरा मुद्दा गणेश जोशी का जो पैसे बांटने का जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर गणेश जोशी से हमने आपसे कुछ देर पहले बातचीत की तो उनका ये कहना है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, परंपरा का निर्वहन किया है। भैया दूज था और छठ का पर्व था, इसलिए जिन बहनों ने उनको तिलक लगाया उनको उन्होंने पैसे दिए और 150 रुपए में कोई वोट नहीं खरीदा जाता। ये गणेश जोशी का कहना है। उनका यह कहना है कि ना तो मीडिया को सफाई देने की जरूरत है, न कांग्रेस को और न उनकी पार्टी के किसी बड़े नेता को। अगर निर्वाचन आयोग नोटिस देगा तो उसका वो जवाब देंगे। तीसरी खबर ये रहेगी राजेंद्र के NIT का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। आज वहां पर श्रीनगर में फिर से प्रदर्शन इसको लेकर होगा। साथ ही साथ 3 दिसंबर को एक बड़ी पंचायत भी बुलाई गई है कि NIT वहां पर बना रहे, उस इलाके में बना रहे। और NIT को लेकर कांग्रेस BJP आमने सामने। तो इन 2-3 खबरों पर आज दिन भर बड़ी नजर रहेगी हमारी राजेंद्र। ठीक है दीपांकर, अब हम चलेंगे मेरठ उमेश श्रीवास्तव के पास। उमेश, मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिन कैसे गुजरेगा आज? जी हाँ, देखिए आज के एजेंडे में आज की सबसे बड़ी खबर सियासी राजधानी बन रहे मेरठ शहर से होगी। आपको याद होगा RSS का राष्ट्रोदय कार्यक्रम यहीं पर हुआ था जिसमें लाखों स्वयंसेवक इकट्ठा हुए थे। आपको याद होगा BJP प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहीं पर हुई थी। तो लिहाजा मेरठ सियासी राजधानी बन रहा है और अब 9 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर एक आंदोलन होने वाला है और इसकी नींव भी मेरठ में रखी जा रही है। मेरठ में संघ की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में भाजपा के तमाम पदाधिकारी इकट्ठा हुए, साथ ही साथ कई मंत्री यहां पर आए और उन्होंने 9 दिसंबर को होने जा रहे इस आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई। इस खबर की बारीकियों पर हमारी निगाह रहेगी।
दूसरी बड़ी खबर कमल संदेश यात्रा को लेकर रहेगी। कल बीजेपी की कमल संदेश यात्रा है और मेरठ में भी तकरीबन 10,000 बाइक निकाली जाएंगी। तो इस खबर की तैयारियों को लेकर हम अपने दर्शकों को रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके अलावा न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ है बागपत में। यहां एक व्यक्ति पाकिस्तानी ग्रुप चला रहा था। इस ग्रुप के एडमिन को न्यूज 18 की खबर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही सहारनपुर में नकली नोटों का एक सौदागर गिरफ्तार किया गया है। इस खबर पर भी हमारी निगाह रहेगी। राजेंद्र, ठीक है उमेश, कानपुर चलते हैं अमित गंजू के पास। वो हमें बताएंगे कि कानपुर और आसपास के इलाकों में आज कौन सी खबरें हैं जो एजेंडा बन सकती हैं। ओवर टू यू अमित। देखिए राजेंद्र, जैसे कि हमारे पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक न्यूज़ 18 के हर रिपोर्टर की पैनी नज़र हर खबर पर रहती है, मगर आज जो सबसे बड़ी खबर जिस पे हमारी पूरी दिन भर हमारी टीम की नजर आएगी उसमें कानपुर में मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम है। सबसे बड़ी बात है कि विश्व की अगर पूरा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश नहीं भारत में पहली बार एक ऐसी प्रदर्शनी 14 तारीख जिसकी शुरुआत हुई जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने DRDO के सौजन्य से यहाँ किया, जिसमें 43 स्टॉल्स लगाए गए और पहली बार ऐसा प्रेजेंटेशन दिखाया गया जिससे लोगों को ये चीज का भी आभास हो कि वाकई जो डिफेंस के लोगों के लिए क्या क्या चीजें तैयार की, जिसमें पहली बार ऐसा एक शू बनाया गया है जो माइंस में बिछाई जाती हैं। उसमें अगर कल को ब्लास्ट हो तो उन शूज के माध्यम से उनको नुकसान नहीं होगा। और एक और क्रिएटिव चीज है कि तमाम ड्रेसेस बनाई गई हैं, ऐसी गन्स बनाई गई हैं, एक लेजर लाइट बनाई गई है कि यदि कोई मिसक्रिएंट 10,000 की भी भीड़ हो, उस मिसक्रिएंट को अगर उनको रोकना हो बिना फायरिंग के बिना स्टोन पेल्टिंग के या बिना टीयर गैस छोड़े, उनको लेजर लाइट से उनको कम से कम 15 से 20 मिनट्स तक के लिए वहां स्टॉप आउट किया जा सकता है। वो एक मशीन बनाई। इसके अलावा एक स्टोव बनाया गया 3 इंच बाई 3 इंच का। उस स्टोव पर वो अपना कोई भी खाना किसी भी टेम्परेचर पर गर्म कर सकते हैं। और उन फौजियों के लिए भी बनाया गया जो रेगिस्तान में रहते हैं, जो जहां 48-50 डिग्री टेम्परेचर पे उनको ठंडा पानी पी सकते हैं। उनको जो पानी का स्टोरेज है 9.5 घंटे तक वो पानी ठंडा स्टोर रहेगा किसी भी इसी प्रदर्शनी का आज समापन दिवस है जिसपे मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद आज कानपुर में पहुंचेंगे और उस प्रदर्शनी में रहेंगे। इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कानपुर के उद्यमी, उनसे भी बात करेंगे ताकि वो भी इसमें अपनी रुचि दिखाएं, क्योंकि कानपुर एक औद्योगिक नगरी निश्चित तौर पर कभी इसके मानचित्रों में इसका नाम हुआ करता था, मगर पिछले 4 सालों में जिस प्रकार से उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक पूरी मुहिम चली है, इसी मुहिम को पंख लगाने में मुख्यमंत्री आज यहाँ उद्यमियों से मुलाकात भी करेंगे और लगभग 2 घंटे तक का उनका कानपुर में कार्यक्रम है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाटुकारिता, माफी चाहूंगा इस शब्द कह रहा हूं, चाटुकारिता की सारी हदें अधिशासी अधिकारी जो उन्नाव की हैं और शफीपुर उन्होंने पार कर दी। जब निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव आए तो महिला हो सकता है उनसे व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध हो, सामूहिक रूप से उनके पहुंच हुआ। ये मामला जैसे शफीपुर का हुआ तो ये पूरे शहर में ये चर्चा का विषय बना। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी जहां एक और विरोध किया, वहीं समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध किया, वहीं कांग्रेस के, उनका साफ कहना है महिमा मिश्रा अपनी सारी हदों को पार करते हुए लोगों अधिकारियों को पीछे क्रॉस करते हुए प्रमुख सचिव के राजन शुक्ला के पास गई। उनका पहुंच हुआ 1 नहीं 2 बार। यानी जो अधिशासी अधिकारी जिसका काम है जब उनके क्षेत्र में निरीक्षण हो रहा है तो उस निरीक्षण में रुचि दिखाएं, ना कि उनका पहुंच होने में। और इस बात का सबने विरोध किया, ना तो प्रमुख सचिव ने उन्हें रोका और ना ही इन्होंने इस बात का ध्यान रखना कि वो सरकारी बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, नगर निगम को रिप्रेजेंट करती है महिमा मिश्रा। उन्होंने सारी चीजों को दरकिनार करते हुए पहुंच हुआ। ये कोई पहला मामला नहीं है कि इसमें पहुंच हुआ जाता है, मगर अधिशासी अधिकारी अपने सिर्फ रसूख दिखाने के लिए और जिलाधिकारी को और वहां सहयोगियों को दिखाने के लिए कि हमारे प्रमुख सचिव से पारिवारिक संबंध है या हम उनके पहुंच हो सकते हैं, वो हम पे कितनी दया दृष्टि बनाएं, इस पे भी हमारी नजर रहेगी कि क्या वाकई जिले के अधिकारी इसकी कोई रिपोर्ट तैयार करके नगर निकाय को देते हैं कि ऐसे में इन सब चीजों की पुनरावृत्ति ना हो। इसके अलावा जिस प्रकार से उन्नाव का एक मामला और चल रहा है जिसमें बहुत दिनों से ये देखा जा रहा था कि उन्नाव के अंदर जो टैंकर्स पानी के लूटे जा रहे थे, तेल के टैंकर्स लूटे जा रहे थे, तमाम इन चीजों पर हुआ, इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा था। इसके अलावा झांसी में सबसे बड़ी बात देखने को, वो किसान जो अपने पसीना बहा के हम लोगों को अनाज देता है वो दर बदर भटक रहा है। उसे जिले के प्रशासनिक अधिकारी, जिले के अधिकारी के सामने फूट के रोना पड़ा अपनी किसी मांग के, क्योंकि उसे घर से बेघर किया जाता। इस पे भी हमारी नजर रहेगी। इसके अलावा जिस प्रकार से कल उन्नाव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक की मौत हुई, तो वहीं औरैया में भी हाई टेंशन की लाइन जो खेतों के ऊपर से गुजर के आती, उसके प्लिंटर्स ढीले पड़ गए और जो एक किसान के ऊपर गिरा, किसान की मौत हो गई। निश्चित तौर पर गरीबी का दंश झेल रहे या मुसीबत का दंश झेल रहे उस किसान के परिवार में 5 लोग और हैं जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं। इन पे भी हमारी नजर आएगी। जी राजेंद्र। ठीक है, जिस अधिकारी के बारे में आपने बताया चाटुकारिता शब्द का प्रयोग किया, उसके लिए आपको माफी मांगने की आवश्यकता नहीं थी। अमित, हमने तस्वीरें देखी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे।
उपेंद्र द्विवेदी के पास चलते हैं वाराणसी। उपेंद्र, वाराणसी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या विशेष रहने वाला है आज? देखिए राजेंद्र, राम मंदिर के सियासी माहौल के बीच बहुत सारी हलचलें होंगी जिन पर नजर रही। कुछ प्रमुख खबरें हैं उसमें जो आज यहाँ पर एजेंडा रहेंगी पूर्वांचल में। इसमें सबसे पहली खबर ये है कि जो श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, जो पीएम का डीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर अब नई कवायद होगी। पिछले दिनों जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, उसमें नया बजट पास हुआ है जो भवनों की खरीद के लिए। उसको लेकर अब नए तरीके की कवायद ये है कि जो भवन नहीं बेचे गए या जिनको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए नहीं खरीदा गया, उनका पुनः मूल्यांकन होगा। ये एक बड़ी खबर है। जो काशी के 84 घाटों से लेकर जो पुरानी काशी है वहाँ पर इसकी चर्चा रहेगी और उनका पुनर्मूल्यांकन करके उनको नई तरीके से उनकी खरीद होगी। खुद डीएम और कमिश्नर ने वहां पर जाके मौका मुआयना किया और देखा कि कौन कौन से भवन नहीं खरीदे गए और उनकी जो बिकवाली में किस प्रकार की रुकावट आ रही है। तो आज से उसकी मूल्यांकन की नई कवायद होगी जिस पर नजर होगी। दूसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जाएंगे और वहाँ पर सियासी रैली में शामिल होंगे। तो उसके लिए वो अपनी काशी आएंगे, काशी में कुछ देर रुकेंगे। करीबन 10:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री वायुसेना के विशेष विमान से यहाँ आएंगे और यहाँ पर एप्रेन के पास ही रुकेंगे और उसके बाद यहाँ से जो वायुसेना का हेलीकॉप्टर है उससे छत्तीसगढ़ जाएंगे और वहाँ से फिर जबलपुर जाएंगे। तो काफ़ी संख्या में बड़े भाजपा के नेता वहाँ आज एयरपोर्ट पहुँचे हुए हैं और चूंकि प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी, चाहे कुछ ही पल के हो, इसके लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने कल फ्लीट भी किया और एयरपोर्ट पर जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी थी उनकी चेकिंग की और आम तौर पर जो चेकिंग होती है उससे थोड़ा सा और एहतियात बरतते हुए मुसाफिरों की चेकिंग की गई। तो ये भी आज भाजपा के लिए बड़ी वो रही खबर, चूंकि भाजपा के सारे पदाधिकारी वहाँ पहुँच रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर कल होने वाली जो कमल रैली है, कमल संदेश रैली, उसको लेकर होगी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संभालेंगे। कल वो यहाँ पर बाइक रैली करेंगे। जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वहाँ से करीब 11 बजे बाइक रैली निकलेगी और लहोरा बीर होते हुए मलदैया होते हुए भारत माता मंदिर और फिर यहीं से अंद्रा पुल होते हुए और जाके नदेसर से होते हुए जिला मुख्यालय पर समाप्त होगी। तो उसको लेकर आज तैयारियां की गई हैं। प्रत्येक बूथ से 5 जो है कार्यकर्ताओं को किया गया है और बूथ कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह के बाद ये रैली होगी। चौथी जो खबर है वो आजमगढ़ से है। इनके आजमगढ़ में जिस तरीके से जेल के अंदर से मोबाइल घनघना रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। दीपावली पर वहाँ पर जेल के अंदर एक पार्टी का फोटो वायरल हुआ था और एक माननीय लगातार जेल के अंदर से ऑनलाइन रहते हैं सोशल मीडिया पर। फिलहाल जब न्यूज़ 18 इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो डीजी जेल ने जेल प्रशासन के ऊपर जांच का आदेश दिया है। अब देखना ये होगा कि आज किस तरीके की जो है कार्रवाई इन पे होती है और क्या जो फोन घनघना रहे हैं और कौन लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, ये भी देखने की बात होगी। क्योंकि पिछले दिनों बनारस में ऐसी ही न्यूज़ 18 ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसके बाद हड़कंप मच गया था और कई अफसरों पर गाज गिरी थी। तो आज ये कुछ प्रमुख खबरें होंगी राजेंद्र जिन पर हमारी नजर रहेगी। ठीक है उपेंद्र, एक बार फिर से लखनऊ चलते हैं। अजीत, आप बता रहे थे कि कैसे जो है लखनऊ में आज घटनाक्रम रह सकता है और आपने बताया धान की खरीद वाला मसला, आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी वहां पर मौजूद रहेंगी। किस सिलसिले में वहां पर पहुंचेंगी, क्या होगा वहां पर अजीत? बिल्कुल राजेंद्र, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आएंगे और कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके अलावा जो उत्तराखंड महोत्सव चल रहा है वहाँ भी जाने की संभावना है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के। और एक स्कूल में बड़ा कार्यक्रम है जहाँ पर खुद केंद्रीय कपड़ा मंत्री पहुँचेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। यानी जैसे जैसे लोकसभा चुनाव 2019 आ रहा है वैसे वैसे केंद्रीय मंत्रियों की जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, चूँकि स्मृति ईरानी लगातार अमेठी से सियासत करती हैं और वहीं राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार भी करती हैं, उनके ऊपर वार भी करती हैं, तो लिहाजा उनका दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा धान खरीद की जो आप बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ी जो खबर आज की होगी वो धान खरीद की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों से जुड़ी एक खबर होगी और धान खरीद अब तक शुरू नहीं हो पाई। इसके पीछे का जो कारण था कि अमित मोहन प्रसाद जो प्रमुख सचिव कृषि हैं उन्होंने धान खरीद की नीति बदल दी थी और जब नीति बदल दी इसकी वजह से धान खरीद के सेंटर नहीं लग पाए, धान खरीद नहीं हो पाई। जब न्यूज़ 18 ने खबर चलाई तो मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और सभी अफसरों को तलब किया। 6 अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। आधा दर्जन जिले के डीएमओ से रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों देरी हुई, आखिर किसान क्यों परेशान है और अपनी धान की फसल को बेच क्यों नहीं पा रहा। सरकार अगर चाह रही है तो
जिसके बाद 2 खाद्य रसद अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी निर्देश दिया गया है देर रात। तो निश्चित तौर पर आज धान खरीद को लेकर काफी चर्चा होने वाली है और जो हलक है, जो एक तरीके से कहा जाए जो ब्यूरोक्रेसी है, उसमें काफी हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री खासा नाराज है। धान और गन्ने को लेकर काफी गंभीर है मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर किसान नाराज होगा तो क्या पोजीशन होगी और किसान लगातार परेशान ना हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। और एक खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले अभी मुख्यमंत्री अचानक निकले हैं 5KD आवास से और पुलिस लाइन पहुंच गए हैं निरीक्षण करने, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीजीपी, प्रमुख सचिव सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री बगैर बताए आज पुलिस लाइन पहुंचे हैं और वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर पुलिस लाइन में क्या दशा, उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है, गार्ड कैसी है, मैदान कैसा है, लोग कैसे हैं, क्या उत्तर प्रदेश की जो मित्र पुलिस है क्या वो फिट रहती है, क्या समय से वो काम करती है। तो मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर पहले राजेंद्र पुलिस लाइन पहुंचे हैं, जिसके बाद अधिकारी भी वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद जो राम मंदिर का मुद्दा है वो आज सुर्खियों में रहने वाला है राजेंद्र, क्योंकि लगातार जो बयानबाजी है वो जारी हो रही है। हालांकि इकबाल अंसारी और धर्मदास ने राष्ट्रपति से गुहार जरूर लगाई है, लेकिन अभी भी जो सियासी हलक है, जो राजनीति है वो लगातार गरमा रही, क्योंकि साफ तौर पर लोगों का कहना है इकबाल अंसारी का कि जो 92 में भीड़ भरी थी तो क्या हुआ, लोगों ने देखा तो संसद का घेराव किया जाए, राजधानी लखनऊ में विधानसभा का घेराव जाए, अयोध्या में भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको लेकर अब एक विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। राजेंद्र, ठीक है जीत, अब हम देहरादून चलेंगे। अभी हम खबर देख रहे थे दीपांकर, देहरादून में प्रदूषण नहीं है, नए आंकड़े वहां पर जारी हुए हैं, कहा जा रहा है कि दिल्ली और NCR से बहुत बेहतर है हवा। ये तो वाकई बड़ी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल राजेंद्र, एक अच्छी खबर है देहरादून वासियों के लिए, क्योंकि देहरादून को सुकून का शहर कहा जाता है, इसे ग्रे हेयर्स के लोगों का शहर कहा जाता है, ऐसे लोग जो रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी जीते हैं उनका शहर कहा जाता है, और स्कूल एजुकेशन का शहर कहा जाता है। तो इस शहर में कुछ बातें इस तरीके की आई थी, इस तरह दीपावली के आसपास कि प्रदूषण बढ़ा है और दिक्कतें हैं, चाहे ISBT वाला जो इलाका है जहाँ से बसें संचालित होती है वहाँ पर पोल्यूशन के आंकड़े मिले थे, लेकिन अब जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंकड़े जारी किए हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह की हालत NCR के अगल बगल के शहरों में है पोल्यूशन की, उस तरह की स्थिति कम से कम देहरादून में नहीं है। तो एक सुकून की बात है यहाँ के लोगों के लिए कि अगर आप यहाँ पर सुबह ठंडी हवा में टहलते हैं और सांस लेते हैं तो आपकी वो हवा जहरीली कम से कम नहीं है आपके लिए। राजेंद्र, चलिए बहुत अच्छी बात है। दीपांकर, उमेश के पास चलते हैं। मेरठ, आप कह रहे थे कि सियासी राजधानी, पॉलिटिकल कैपिटल बनती जा रही है मेरठ, ये अपने आप पे बड़ी बात है उमेश, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, इस तरह की हलचल होती है, तो जो सामान्य जनजीवन है उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। वो प्रभाव किस तरह का पड़ सकता है जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं और होने का प्लान है उमेश? जी हाँ, देखिए राजेंद्र, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मसला सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है और मेरठ में जिस तरह से बैठकें हो रही हैं, जिस तरह से संघ की यहाँ पर बैठक हुई, तमाम पदाधिकारी शामिल हुए, भाजपा के तमाम पदाधिकारी शामिल हुए, प्रदेश के कई मंत्री यहाँ पर आए। 9 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही आंदोलन को लेकर के जिस तरह से यहाँ पर रणनीति बनाई है, तो यकीनन यहाँ पर केंद्र बिंदु बना हुआ है और सियासी कैपिटल एक तरह से बन गया है, पॉलिटिकल राजधानी मेरठ बन चुकी है और यहां पर तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। लिहाजा इस खबर पर हमारी निगाह रहेगी और आम जनजीवन में भी खासा इसको लेकर के चर्चा है कि मेरठ को सियासी केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है, क्योंकि 2014 के इलेक्शन की बात करें तो मेरठ एक बहुत बड़ा केंद्र बना था उस लहर के लिए, जिस लहर के लिए भाजपा जानी जाती है, मोदी लहर के लिए। लिहाजा मेरठ बेहद ही इंपॉर्टेंट शहर है और न सिर्फ मेरठ बल्कि मेरठ, बागपत, सहारनपुर, बुलंदशहर, नोएडा, गाजियाबाद, ये पूरी बेल्ट निर्धारित करती है कि हवा किस तरफ जाएगी और शायद इसीलिए ये सियासी कैपिटल यहां बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से यहां पर मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रोदय का कार्यक्रम यहीं पर हुआ, लाखों की संख्या में यहां पर स्वयंसेवक इकट्ठा हुए, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक यहीं पर हुई, इसी धरती पर हुई, इसी क्रांति की धरा पर हुई और एक बार फिर से 9 दिसंबर को जो आंदोलन होने जा रहा है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर, उसकी नींव भी मेरठ में ही रखी गई है। लिहाजा साफ है कि मेरठ सियासी कैपिटल बन रहा है। देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, जैसे जैसे मिशन 2019 का जो है नजदीक आएगा, वैसे वैसे क्या रुख अख्तियार करता है और सूरज किधर निकलता है। ठीक है उमेश, इसी बीच में अभी हमारे सहयोगी अजीत बता रहे थे कि मुख्यमंत्री अचानक पुलिस लाइन पहुंच गए। ये देखिए आप तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर।
आज तक तो वो नहीं मिला है। मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को आप देख सकते हैं और भी अधिकारी वहां पर मौजूद अचानक निरीक्षण पर पहुंच गए पुलिस लाइन। वो देखना चाहते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, कितने तैयार हैं पुलिसकर्मी, क्या व्यवस्थाएं हैं वहां पर, कितने चुस्त दुरुस्त हैं वो, क्या खामियां हैं। इसको फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व करने, इसका खुद मूल्यांकन करने, इसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त पुलिस लाइन लखनऊ में अचानक अपने आवास से निकले, वहां पर पहुंच गए और आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, हड़कंप मचा हुआ है उनमें। इस औचक निरीक्षण से मुख्यमंत्री के गृह विभाग भी उन्हीं के पास, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख उनकी बाईं ओर चलते हुए और भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनके साथ पुलिस लाइन का निरीक्षण कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री की, हड़कंप मचा हुआ है अधिकारियों में। सुबह सुबह का वक्त, मुख्यमंत्री अचानक पुलिस लाइन में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है आपको इस औचक निरीक्षण की मुख्यमंत्री की। मंशा उनकी बिल्कुल साफ, वो कोई ढिलाई होते देखना नहीं चाहते इस विभाग में। वो बिल्कुल साफ संदेश देना चाहते हैं पुलिस अधिकारियों को और पुलिस कर्मियों को। अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, आपने जो बताया वो हम होता हुआ देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कुछ चीजों को लेकर सवाल संभवतः पूछ रहे हैं अधिकारियों से। क्या जानकारी मिल रही है आपको? बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये अचानक निरीक्षण है और बगैर बताए अगर चीफ मिनिस्टर पुलिस लाइन पहुंच जाता है तो जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश का जो पुलिस महकमा है, जो गृह विभाग है, उसमें हड़कंप मचना लाजमी है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि अगर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं ठीक रहती, उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था ठीक नहीं रहती तो उत्तर प्रदेश में सवाल उठेंगे और वो विपक्ष को मौका नहीं देना चाहते कि सवाल उठाए। यही वजह है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि अब अचानक दौरा होगा, औचक निरीक्षण होगा। पुलिस लाइन में पहुंचे हैं, वो गार्ड का जो था उसका निरीक्षण कर रहे हैं और जो रख रखाव है उन्होंने दस्तावेज भी मांगे, उसकी पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर कितने लोग हैं और कैसे कैसे उनकी ड्यूटियां लगती हैं, कितने अतिरिक्त सिपाही हैं और क्या क्या व्यवस्था है और पुलिस लाइन में क्या व्यवस्था है, क्या अगर अचानक फोर्स की जरूरत पड़ जाए तो आपको भेजा जाए और कितनी जल्दी यहाँ से मूव कराया जाता है। बहुत सारे बिंदु है जिसको लेकर मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अयोध्या का मामला नजदीक आ रहा, सरकार चैतन्य होती जा रही है और सरकार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से ही सारी व्यवस्थाओं को चलाना है। तो लिहाजा जो राजधानी लखनऊ की पुलिस लाइन है उस पर नजर होगी खास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की और वो ये देखना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस जो दावा करती है वो फिट है या केवल जो उनके दावे हैं वो सिर्फ कागजी हैं, सिर्फ किताबी हैं। जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो डीजीपी भी फौरन पहुंच गए। डीजीपी को सूचना दी गई कि मुख्यमंत्री अचानक पहुंच रहे हैं। उनके अलावा एसएसपी लखनऊ पहुंच गए और लखनऊ में भी जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, इसके अलावा जो आसपास के इलाकों में अपराध बढ़ रहे हैं उस पर नाराज है राजेंद्र मुख्यमंत्री सीधे तौर पर। और उन्होंने कहा भी था कि किसी भी कीमत पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उन्हें कोई छूट देने की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा अब वो ये देखना चाहते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कहती है। अजीत, आपको रोकेंगे और सीधा सुनते हैं मुख्यमंत्री की बात। चाक चौबंद है क्या? कितने बजे भोजन तैयार हो जाता है यहाँ पे? सुबह। तो सुबह इनको फिर जलपान कब दिया जाता है, स्वल्पाहार कब दिया जाता है नाश्ते में? 7:35 में मिल जाता है। और रात्रि का भोजन? शाम को ही मिल जाता है 6 बजे? नहीं सर, 6:40 मिनट।
तो देखा आपने, मुख्यमंत्री जानकारी ले रहे थे कि पुलिस लाइन में जलपान का समय क्या है, रात्रि के भोजन का समय क्या है, पूरा मेन्यू भी वो देख रहे थे, सवाल जवाब भी कर रहे थे और सारे अधिकारी वहां पर खड़े सुन रहे थे। तो मुख्यमंत्री तय कर लेना चाहते हैं कि चीजें वहां पर कितनी व्यवस्थित हैं, कितनी दुरुस्त हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। अजीत, दीपांकर, अमित, उपेंद्र और उमेश, आज के एजेंडा की खबरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप देख रहे थे आज का एजेंडा। धन्यवाद।